सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्रूसो इरिक्सन सिंड्रोम के बारे में। ये एक बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, जिस भी पेशेंट को ये होती है उसे डेफनेस यानी उसे या तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता या कम सुनाई देता है। प्रोट्रूडिंग ईयर्स यानी उसके कान बाहर की तरफ ज़्यादा लटके होते हैं। कोलोबोमा यानी आई के अंदर होल, जिसकी वजह से या तो उसकी विजन लॉस होती है या फिर उससे आइज़ के अंदर पूरे टाइम ईचिंग और इरिटेशन रहती है। क्लेफ्ट पैलेट यानी हमारे मुंह और कान और नाक के बीच में जो एक हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर पार्टीशन आ जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस पेशेंट के अंदर शॉर्ट स्टेचर यानी बूनापन हमें देखने को मिलता है। इसको और नामों से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है चार्ज लाइक सिंड्रोम, एक्स लिंक्ड। अब हम इसे एक्स लिंक्ड चार्ज लाइक सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव है। इसे आम भाषा में समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं और उन जीन्स के अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और एक वाई। ये बीमारी एक्स लिंक क्रोमोसोम की वजह से आती है। अब क्योंकि ये जेनेटिक है तो इसी वजह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आराम से ट्रांसमिट होती है या फिर ट्रांसफ़र होती है। अब मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको पता करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि इसके जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो बाकी बीमारियों से बहुत मिलते जुलते होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण की। सबसे पहला लक्षण, पेशेंट को एक्सट्रीम जॉइंट पेन होगा, यानी पेशेंट को हर एक जोड़ों में दर्द होगा। दूसरा, डेफनेस, यानी पेशेंट को या तो कम सुनाई देगा या बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तीसरा, आई ईचिंग। चौथा, अनेबल टू ईट फूड प्रॉपरली, यानी खाना ना ढंग से खाना। अक्सर देखा जाता है जब ऐसे पेशेंट्स को ना इलाज मिलता है तो धीरे धीरे उनके बिहेवियर में चेंज आता है। दूसरा, उनकी फैमिलीज़ की तरफ से जो उनको ट्रीटमेंट मिलता है उस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस और सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस दिखते हैं, जिस वजह से उनके अंदर स्लीप के अंदर दिक्कत यानी सोने में दिक्कत आती है उन्हें, उनकी खाना यानी भूख कम हो जाती है और इसी वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशंस और बाकी सारी मानसिक तनावों से जूझते हैं। इसके बाद आखिरी इसका लक्षण है शॉर्ट स्टेचर यानी बूनापन। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमें ये पता चलता है कि पेशेंट में ये सिम्टम्स हैं तो इसकी जांच किस तरीके से की जाए और उस जांच से कैसे पता चलेगा कि हमें एरिक्सन सिंड्रोम है या नहीं। सबसे पहला, हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराते हैं। खून की जांच के अंदर हमें ये समझ आ जाता है कि उस पेशेंट को इस बीमारी के साथ या इस बीमारी के बिना और कौन सी बीमारियां हैं जिसका इलाज अगर सही टाइम पे करें तो हम आगे आने वाली उस बीमारी से कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। दूसरा, हम एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन करा के देखते हैं। इन सभी रेडियोलॉजिकल स्कैन्स के थ्रू हम ये देखते हैं कि इस पेशेंट में अभी जॉइंट अगर पेन हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हड्डियों की कितनी ग्रोथ हुई है, क्योंकि इन केसेस में बोनापन देखने को मिलता है। इसी वजह से स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ को अलग करने के लिए हमें ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जेनेटिक टेस्टिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे पास दुनिया भर में 1080 जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। उसमें से ये जानना कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है ताकि उसका अगर इलाज पॉसिबल है तो उसको जल्द से जल्दी शुरू करके इस पेशेंट को नॉर्मल किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है
तो जो माँ है उसका प्रेगनेंसी के टाइम में एमनियोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। जो वीडियोस ये देख रहे हैं उनमें सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट है तो उनका रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर किसी भी मंथ में अगर डेवलपमेंटल डिले आएगा तो उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस रीज़न होता है। उसको सही टाइम पर पहचानने से ऐसी जेनेटिक बीमारियां सही हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्टेशंस भी बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे डेफनेस या फिर कान का ज़रूरत से ज़्यादा लटकना, तो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज़ होती हैं, प्लास्टिक सर्जरीज़ हो सकती है, ओडोंटिक सर्जरीज़ होती हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो क्लेफ्ट पैलेट जैसी दिक्कतें होती है उसको ठीक किया जाता है। इसके बाद मेडिकल सपोर्ट मिल सकता है। हम मेडिसिन के थ्रू ये जान सकते हैं कि अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको कैसे ठीक करें। इसके साथ साथ हम फिर ये जानते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी का इस चीज़ में क्या रोल है, क्योंकि हमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट्स धीरे धीरे बेड रिडन हो जाते हैं। उनको बेड से उठाकर वापस सोसाइटी से कनेक्ट करने का काम होता है एक फिज़ियोथेरेपिस्ट का, क्योंकि वो उनको इतना इंडिपेंडेंट बना देता है ताकि वो अपने रेगुलर के काम सारे, यानी अपने एसेंशियल काम सारे के सारे कर पाएँ। एक फिज़ियोथेरेपिस्ट आपको वो सारी एक्सरसाइजेस सिखाता है, साथ साथ आपको काउंसलिंग करता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसके पास इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, चाहे वो मैनुअल थेरेपी है या फिर ड्राई नीडलिंग या फिर कपिंग थेरेपी। इन सभी के थ्रू वो आपकी जॉइंट पेन भी ठीक करता है और आपको वापस से रिहेबिलिटेट करके आपको फंक्शनली एक्टिव भी करता है। सो आपको इस चीज़ में फ़िज़ियोथेरेपी भी करानी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।